Assalamu alaikum class. Today's topic is your syllabus. So we have already talked about this topic interviewing, but we are going to go into the detail so that you would be able to answer your MCQs. And after this, we are done with a part of it. We are going to have what the practice for a letter, the last week's pending practice. So we are going to do one practice on that. And I had to tell you last time about two different next topics. I think you have already done understood था ये कि आप लोग सेट आपका जो टेस्ट नोट्स वाला था उसमें से आपने 3 और 4 को करना था। तो मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर की वजह से आज नहीं करा रही हूँ एमसीक्यूज कि आप उसको 3 और 4 को देखो और उससे रिलेटेड आपके कल और परसों टुमारो डे आफ्टर टुमारो संडे को आपके एमसीक्यूज होंगे। तो आज हम लेटर करेंगे और आप सब लेटर लिखोगे आफ्टर जब आपका एक टाइम तक मैं पढ़ाती हूँ। इसका हाफ पार्ट ऑलमोस्ट आज हम करेंगे एंड हाफ कल करेंगे। और अभी जो जितने आपके बाकी लेक्चर्स हैं हम इसको कवर करेंगे साथ साथ द एरियाज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। और फिर मैं कुछ रिवीजन का भी आपके साथ करूंगी इन अ वे कि मैं खुद चाहूंगी कि आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से अब रिकॉल करो कि मैंने आपको क्या बताया था और आप उसको नोट डाउन करोगे और आपकी तैयारी इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगी। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं एज यू सी। और इंटरव्यूइंग के बारे में एक ज़रूरी आपको बात बता दूं। इंटरव्यूज हैं वो आपके जस्ट अ मोमेंट जी। uh, तो इंटरव्यू जो है इज अ पार्ट ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ओरल हम बात करते हैं कि हम ओरली कम्युनिकेट करेंगे उनमें से एक इंटरव्यू भी उसका एक एस्पेक्ट है। तो इंटरव्यूइंग यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर इंटरव्यू की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द इंटरव्यूज फॉर द जॉब। आपके लिए जॉब आपका रिक्रूटर या आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन या एक से ज्यादा लोग आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मोस्टली इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरनी पोजीशन उसमें भी आपको 2-3 कम से कम लोग जो है वो बैठ के इंटरव्यू करते हैं। द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू is called interviewer and the person who is being interviewed is called interviewee। तो यहाँ पर जैसे आपको एक पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है एंड यू सी कि एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें ज्यादा लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। दैट अपेयर्स टू बी उसको हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं। आज हम सबसे पहले जॉब इंटरव्यूज की डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी। इससे आपको फायदा ये होगा नॉट ओनली यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम मगर आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, इसमें कुछ चीजें आज बताऊंगी जो आपको वैसे भी काम आएंगी। तो समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस पीपल हु आर वर्किंग हु स्टार्ट देयर आईसीएमई का जो सिलेबस आप शुरू करते हो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जॉब पे हैं, कुछ लोग बीच में जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वेरी गुड आइडिया इफ यू फाइंड अ जॉब फॉर इवन those who don't want to do job at all they can go for some job online मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको जाकर भी 1-2 घंटे काम करना पड़े तो आपका सीवी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा एक आइडिया होता है। अभी तो आजकल आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि लोग बहुत से काम घरों से कर रहे हैं एंड यू कैन डू एज वेल। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू है जॉब इंटरव्यू। द सेकंड वन दैट यू सी दिस इज कॉल्ड लाइक ए सेलिब्रिटी इंटरव्यू। सेलिब्रिटी मीन जो बहुत कोई मशहूर हो जाते हैं लोग। अब ज़रूरी नहीं होता कि सेलिब्रिटी मीन कि हम हमेशा ज़हन में आता है कि जी कोई हॉलीवुड स्टार है या बॉलीवुड स्टार है। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, पर्सन हू प्लेज़ जैसे क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के लोग हैं। इसके अलावा इवन कोई अगर स्कॉलर है तो वो सेलिब्रिटीज़ में आ जाते हैं। आपके जो शेफ़ होते हैं, कुकिंग करने वाले वो सेलिब्रिटीज़ में आ जाते हैं।
तो दे आर इंटरव्यूड। क्यों इंटरव्यू किया जाता है? क्योंकि इंटरव्यू का जो बेसिक मकसद है वो है टू टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन। सो वट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक, इफ यू वॉन्ट टू हायर अ पर्सन, आप डिसीजन ले लेते हो। और सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने का मतलब होता है कि पीपल नो कि हमारा बड़ा हमें पसंद है पर्सन, तो वो उसकी लाइफ कैसी है, उसने कैसे अचीवमेंट की है अपनी, तो दे वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, सो दैट समटाइम्स यू फाइंड पीपल, दे आर द रोल मॉडल्स, आपके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं और आप वैसा ही बनना चाहते हो जैसे आपकी चॉइस होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रिटी इंटरव्यू। राइटर हो सकता है कोई, जो इंटरव्यू राइट लिखता है उसका इंटरव्यू कर लेते हैं लोग। तो इस तरह प्रोग्राम जो है उस पर्सन का जो इंटरव्यू करता है उसका बिकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो आप एग्जाम ओरिएंटेड बात करें थोड़ी सी पहले और साथ थोड़ा गाइड आपको करती जाऊं। इंट्रोडक्शन में लिखा है, एन इंटरव्यू इज एनी प्लान्ड कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर सॉरी विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल। एक स्पेसिफिक पर्पस है, दो या दो से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर लिखा है, एन इंटरव्यू इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन है जिसको पहले स्ट्रक्चर कर लिया जाता है। अब ये ज्यादातर ख्याल है लोगों का, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे भी इंटरव्यूज होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड बात नहीं होती, बात से बात निकलती जाती है। तो स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है where one participant asks question and the other provides answers. Commonly, the word interview refers to one-on-one conversation between an interviewer and the interviewee. मैंने आपको यही शुरू में बताया, इसके स्पेलिंग भी हाईलाइट हो गए हैं कि इंटरव्यूअर कौन होता है और इंटरव्यूई कौन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मजीद यह लिखा है, when the interviewer and the interview achieve their purpose, the interview is success. यानी you call it कि सक्सेस से कामयाबी हो गई, जब हम जो करना चाह रहे हैं वो उनको यानी मिल जाता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ कि इट्स वन ऑफ द टेक्टिक्स ऑफ माय ट्रेनिंग। जब मैं ट्रेनिंग कराती हूँ तो मैं मॉक इंटरव्यू जरूर रखती हूँ। अब मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं? वैसे तो मॉक इंटरव्यूज ये होती हैं कि अगर मैं एक ट्रेनर हूँ और आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए हो, तो मैं आपको अपने कमरे में उसी तरीके से बैठ ऑफिस में बैठ जाऊँ, आपको बुलाऊँ, आप मुझे मैं सवाल पूछूँ, आप फ़ील करेंगे कि आप जैसे इंटरव्यू में बैठे हैं। इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं, आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल सकते हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर आस्किंग द कैंडिडेट्स, दे आर सपोज्ड टू बी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी के, उनको तैयार करते हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसा इंटरव्यू में करती हूँ। उसके डिफरेंट मेरे तरीके हैं, समटाइम्स आई इन्वॉल्व अदर पीपल, समटाइम आई डू अलोन। तो मैं इस तरह, ताकि जाने से पहले, आप सही इंटरव्यू में जाने से पहले एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अब हम आते हैं पहले पर्पसेस एंड काइंड्स पे, तो उसमें पहली काइंड हम पढ़ने लगे हैं जॉब इंटरव्यू। और फिर जॉब इंटरव्यू के कुछ टाइप्स हैं। हमारा पहला एजेंडा आज का ये है कि हम इसे कवर करेंगे और फिर हम यानी जॉब इंटरव्यूज को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा कुछ आपकी लाइफ के लिए भी। और फिर उसके बाद हम एक लेटर करेंगे और अगर टाइम बच गया तो हम और इंटरव्यूज को थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं जॉब इंटरव्यूज जो है, wants a job candidate wants to learn about the position and organization, and the employer wants to learn about the applicant's abilities and experience. यानी ये दो साइडेड आपकी गुफ्तगू है। एक जॉब कैंडिडेट है, जॉब लेने गया है, वो उस वक्त उसका मकसद होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में जाने। आप हैरान होंगे कि हम कब जानेंगे, हमें तो इंटरव्यू किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू आप वो कर लेते हैं, फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। आप एक आध क्वेश्चन करें कि मैं अपनी जो मेरी जेडीज हैं यानी जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरी, मैं उसके बारे में थोड़ा मालूम करना चाह रहा हूँ और मैं ये करना चाह रहा हूँ जैसे कि आपकी सिचुएशन, जैसे हम बैठते हैं ऑफिस में है या ऑफिस शेयर मैं करूँगा किसी के साथ, या ये होता है कि एक आप ओपन होता है, जैसे एक अ, जैसे आप कहते हैं ना फ्लोर प्लानिंग की होती है, इस तरह बैंक में जाते हो तो डिफरेंट स्क्रीन्स के साथ लोग एक दूसरे से अलग हुए लेकिन एक ही जगह बैठे होते हैं। तो आप कुछ भी सवाल इस तरह का पूछ सकते हैं, लेकिन
कोई एनोइंग क्वेश्चन ना हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए जब आप जाएं जॉब करने तो आपने पहले लोगों को सर्च करना होता है कि ये कंपनी करती क्या है और इसमें कितने लोग हैं, इसका साइज क्या है, यानी वर्क फोर्स कितनी है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, इसका वर्क की टाइप क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है इनकी, सारा पता करते हैं। आगे लिखा है बोथ होप टू मेक अ गुड इम्प्रेशन एंड टू रीच एन एग्रीमेंट। अब हम एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, और ये ज्यादातर जब आप इंशाल्लाह जरा सीनियर पोजीशंस की तरफ जाएंगे तो फिर आपका थोड़ा स्टैंड आप ले सकते हैं, और फिर आप थोड़ा सा कोई अपना कहते हैं ना, अपना जरा कर सकते हैं, अपनी बता सकते हैं कि मेरी वर्थ है। अब यहाँ पे लिखा है योर रोल इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है काफी, जितनी उनको चाहिए, काफी एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द इंटरव्यूअर इन इवैल्यूएटिंग योर स्किल्स, ताकि वो आपकी स्किल्स को इवैल्यूएट करे, आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस, आपके गोल्स, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑलमोस्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ही बात होती है। एंड पर्सनैलिटी फॉर द पोजिशन इन क्वेश्चन, आप ये सारा कुछ जो है वो आपसे देखना चाहता है कि अब देखो ना, एक पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी, अगर आप एक फ्रंट ऑफिस में किसी से करते हैं बात, आपका काम है कि फ्रंट ऑफिस में आपने बैठना है, तो आपकी पर्सनैलिटी उसे मैच करनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती तो वो उसे आपको बैक एंड पे रखेगा, वो कभी फ्रंट पे नहीं रखेगा आपको। ये नहीं मतलब होता कि आपकी पर्सनैलिटी के ना होने से आपकी अच्छी है कि बुरी है, ये बात नहीं होती। बात होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। कुछ लोग बिल्कुल आपने जज किया कि ज्यादा बोलते नहीं है, वो अपने आप में गुम रहते हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप कस्टमर को इस तरह डील कर सकेंगे? आप तो कोई बात ही नहीं आगे बना सकेंगे। तो इसलिए आप बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन आप काम करेंगे कि आपने बैठ किसी जगह पे, कोई भी अपनी डेस्क जॉब पर आप बैठ के काम करेंगे। इसके बाद लिखा है यू शुड आल्सो लिसन एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर अबाउट द एम्प्लॉयर, यानी मालिक, योर पोजीशन, द वर्क एनवायरनमेंट इन द कंपनी, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि कितनी टाइप्स के इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यूज होते हैं। उसमें पहली टाइप है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। अब लफ्ज स्क्रीनिंग का मतलब है स्क्रीन करना, किसी को जांच लेना। आप उसे, आप स्क्रीनिंग में, वो एक पहला स्टेप होता है, और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पहला स्टेप होता है आपकी स्क्रीनिंग होती है। यूजुअली ऐसा होता है कि एक पर्सन, चाहे वो एचआर हो या कोई भी हो, वो बहुत हाई लेवल का नहीं होता, वो आपको इंटरव्यू कर लेता है, वो स्क्रीनिंग करता है। यानी आपको वो देखेगा कि आपको फॉलो अप इंटरव्यू, जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है कि आपको अगले इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं, तो वो कैंडिडेट को चेक करता है। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है इन द स्क्रीनिंग इंटरव्यू द इंटरव्यूअर डिटरमिन्स वेदर यू आर वायबल। वायबल का मतलब है आप, यानी इस काबिल हैं, आपकी आपकी बनती है। फिजिबिलिटी आपका, यानी आपकी है वैल्यू कैंडिडेट की, टू इनवाइट फॉर अ फॉलो अप इंटरव्यू। यू हैव few minutes to convince the interviewer that you have the skill, education, experience to be successful in position. तो आपने यहाँ पर उनको बताना है कि भी मेरे मेरे पास स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, मैं आपकी पोजीशन पे फिट बैठूंगा। इसके बाद सेकंड जो पैरा है, इसमें जो प्रोमिनेंट चीजें हैं, मैंने इसको हाईलाइट बस किया ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। इसमें लिखा है यू आर अ सेल्स पर्सन सेलिंग योरसेल्फ, यानी आप एक अपने आप को सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, यू आर सेल्स पर्सन, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका स्टाइल बहुत परसुएसिव होना चाहिए, ठीक है। आप उसके अंदर ये इंटरेस्ट क्रिएट करें, आप अपने इंटरव्यूअर के अंदर, कि वो आपके बारे में मजीद पूछे, आपको जानने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसा करने के लिए यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा है कि आपने कंपनी के बारे में पूरा का पूरा लेके जाना है नॉलेज। और इवन आपको मैं बता दूं कि जब आप, इंशाल्लाह मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ा सा उस कंपनी के कल्चर के बारे में पता कर लिया करो। मसलन ड्रेसअप होना। अब आजकल जितने भी मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे लोगों की इंडक्शन स्टार्ट हुई हुई है फर्म्स के अंदर, तो वहां पर वो लोग आकर मुझे पूछते हैं कि हमें क्या पहनना है। अब आप देखिए, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप एक इंटरनी पोजीशन में हो, आप बिल्कुल नए, आपकी इंडक्शन हो रही है, आप क्या अपने आप को बना के जाएंगे? क्या आप टू पीस थ्री पीस पहनेंगे? आप टाई लगाएंगे, टाई पिन भी लगाएंगे, आप कफलिंग्स लगा के जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? तो आपने, यानी आप किसी के वलीमे पे नहीं जा रहे,
तो आपने अपने आप को किस तरह तैयार करना है, जो कि आप मौसम के मुताबिक अपने आप को सेट करके जाइए और उसके मुताबिक ड्रेसअप होके जाइए। तो आपने अपने कपड़ों का बहुत ख्याल करना है। उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप जो बॉयज़ हैं, मेल हैं, वो अगर इंटरनेट के ऊपर जाके चेक करें कि आप उसे लिखें कि बिज़नेस कैजुअल फॉर विंटर्स इन ऑफिस, आप ये लिख लें। बिज़नेस कैजुअल फॉर समर इन ऑफिस, आप वो लगा के जाइए। आपको बिज़नेस कैजुअल मिलेगा, वो आपने पहना है। आपको बहुत फॉर्मल होके नहीं जाना पहले वाले ही इंटरव्यू के अंदर। तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आखिरी इसमें ये लाइन आपको नज़र आ रही है, हाइलाइट हुई, इसमें क्या बताना चाह रही हूँ कि जो पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है, आप उसको अपना, यहाँ लिखा है एटीट्यूड, अपनी अपीयरेंस ऐसे दें कि जब वो आपको शॉर्टलिस्ट कर ले और जब वो अगले फ़ॉलो अप इंटरव्यू में बुलाएगा, तो उसमें 1 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे और वो उसके कॉलीग होंगे या हो सकता है बॉस भी बैठा हो। तो आप उसको वो आपको प्राउड फ़ील करेगा प्रेज़ेंट करने में कि देखो, ये मेरी सिलेक्शन है, जिनको मैंने इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किया है। तो आपने उसको भी फ़ैसिलिटेट करना है और अपने आप को अच्छा प्रेज़ेंट करना है। ठीक हो गया? ये आपका इसमें आ गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। आमतौर पे इस स्क्रीनिंग इंटरव्यू के 3 हिस्से होते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होता है, इंटरव्यू बीच में आता है और फिर क्लोज़ हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, आइस ब्रेकर। ये मैं इसको हाइलाइट कर देती हूँ। आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है? देखो, आइस ब्रेकर मुहावरे के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस लफ्ज़ को। मिसाल के तौर पर, हम एक मीटिंग में बैठे हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, सब खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहा। तो कोई एक बंदा उनमें से बात शुरू करता है, तो वो जो शुरू करता है उसे आइस ब्रेकर कहते हैं कि उसने आइस को ब्रेक कर दिया। ठीक है? तो ये एक मुहावराती एक लफ्ज़ है, यानी एक इडियम है कि आइस ब्रेक करना। इसका मतलब वाक़ई नहीं है कि आप पकड़ के आइस जो है वो जैसे लोग किसी चीज़ के साथ तोड़ते हैं, हैमर से तोड़ें, तो आप तोड़ने को नहीं कहा। आइस ब्रेकर मीन कि आपने कोई खामोशी को तोड़ना है। ठीक है? अच्छा, एक ये बात समझ में आ गई। दूसरा होता है आइस ब्रेकर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। अब हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, सारे आके बैठे, हमने स्टार्ट कराना है। हमेशा स्टार्ट कराते हैं हम, कोई ऐसी आइस ब्रेकर होता है जिसमें लोग एक-दूसरे को जान भी जाएँ, जगह के के साथ कंफर्टेबल भी हो जाएँ, लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाएँ, अपनी बात मनवा सकें, दूसरे की बात समझ सकें। तो हम उस तरह आइस ब्रेकर आपको देते हैं। तो ये आइस ब्रेकर है। अब आपने उनको कोई ना कोई आपने इंट्रोडक्शन कराया, आइस ब्रेकर हो सकता है, आइस ब्रेकर ये हो कि वो आए, ओके जेंटलमैन, यू आर, अब वो कहे कि यू आर अहमद रेहान मसलन आपका नाम है। तो आपको जब उन्होंने अहमद रेहान कहा, तो अब वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप फिर कहें आई एम अहमद रेहान, फिर शुरू हो जाए। बेहतर ये है कि कुछ चीज़ें तो सीवी पे पड़ी हुई हैं, आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हो? आप बस स्टार्ट कर दो अपने बारे में। अपने बारे में बताओ, तुम क्या एजुकेशन है, क्या लाइक करते हो, क्या तुमने अ, यानी सीखा है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं? कुछ इस तरह की बात आप बता सकते हो जिसके बारे में, जिससे उससे क्या होगा, यहाँ सेकंड लाइन में लिखा है, यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। और फिर आप इसको बेहतरीन तरीके से हर जगह पे, हर पॉइंट पे उसको एक्सप्लेन करें। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, जी, 1 मिनट हम रुकेंगे, नमाज़ की अज़ान की आवाज़ सुन लें ज़रा, अज़ान को।
जी। अ, आपने यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि फर्स्ट इंप्रेशन आप देंगे, आप कॉन्फिडेंस अपना शो करेंगे, अपना सारा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेना चाहते हो। यहाँ पे अगली लाइन में एक बहुत ही जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिखा है यहाँ पर, रिमेंबर दैट द इंटरव्यूअर इज़ कंपेयरिंग यू टू एन आइडियल कैंडिडेट। यानी उसके दिमाग में एक मॉडल होगा कि वो एक आइडियल कैंडिडेट को, या हो सकता है आपसे पहले किसी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया हो, या उसने कहीं भी, अगर वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसके दिमाग में कोई बहुत ही आइडियल पर्सन होगा जिसके साथ वो तुम्हें कंपेयर कर रहा है और वो आपको लेना यानी बात करेगा आप पे। इसके बाद यहाँ पे है कि आप हर चीज़ डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर हो। आप उन्हें पूछें कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कंपनी क्या करती है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। फिर यहाँ पर मैंने योर करियर ऑब्जेक्टिव्स को हाइलाइट किया है। जब हम अपना सीवी बनाते हैं, तो सबसे टॉप पर हम अपने करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप जब पढ़ेंगे, आपने अकाउंटिंग भी पढ़ा, आपने फाइनेंस पढ़ा, आपने टैक्स पढ़ा, आपने ऑडिट किया, जो-जो आपने लॉ पढ़ा, आपकी कुछ तो प्रेफ़रेंस होगी कि आप इसमें से किस चीज़ में ज़्यादा आगे निकलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैं सीएस को पढ़ाती हूँ, तो वो जब जाते हैं आर्टिकल्स के लिए, ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल होता है कि हम ऑडिट में एक्सपीरियंस लें। ऑडिट में क्या होता है फ़ायदा? आप डिफरेंट क्लाइंट से मिलते हो। वहाँ पर आपकी एक तो आपकी उसमें एक सर्कल में आपकी रिकॉग्निशन हो जाती है, आपके लिंक्स बढ़ते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, ऐसे आप लोगों को मिलते हो। एज़ कम्पेयर टू दैट, किसी आप टैक्स से डील करते हो, तो टैक्स में आपकी ऑप्शन नैरो डाउन हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है, लेकिन अगर मैं मेरा जो टेम्परामेंट है, वो है ही टैक्स से, तो फिर मैं तो लूँगी नहीं ऑडिट को, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आपने करियर ऑब्जेक्टिव में बताना होता है कि मैं ये कर सकती हूँ विद माय प्रेफरेंस ऑन दिस। आप अपनी प्रेफरेंस बताएँ। उसके बाद है आपकी इवन लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस। बाज़-औक़ात आप ये भी बताते हैं, आपको पता है कि ये जो कंपनी है, इसका हेड ऑफ़िस जो है से इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, और इसके डिफरेंट जगहों पे सेटअप्स हैं। तो आप कहेंगे कि मैं मालूम करना चाहूँगा कि इट वुड बी, आप साथ ये भी कहें, इट्स ओके, आई हैव मैनेज्ड, मैं लाहौर में आजकल रह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चूँकि इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जब भी आपकी अभी पोज़ीशन हो या यानी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, तो मैं बिल्कुल आई वुड लाइक टू बी मूव टू दैट, मेरा जो है वो होम टाउन है मेरा वहाँ। तो आप ऐसे कि ज्योग्राफिकल प्रेफ़रेंस का मतलब है किस इलाके में आप जाना चाहते हैं। एंड योर मोबिलिटी, यानी आप जा सकते हैं, आपको मसला नहीं है। और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं, उनके जब इंटरव्यू होता है, तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप अगर जैसे अकाउंटिंग की या किसी भी पोज़ीशन के लिए आप जाते हो, जो कि एक ज़्यादातर मेल भी हायर होते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि अगर आपको जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आप उस पर आप बता सकते हैं, या आपको लॉन्ग आवर्स स्टे करना पड़ा, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है लिखी हुई, डोंट बी वीडेड आउट। ये शायद मैंने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है। वीड आउट का मतलब है, वीड कहते हैं जड़ी-बूटियों को। वीड आउट का मतलब है जड़ी-बूटियों को बाहर फेंक देना। तो इसका मतलब है कि अपने आप को इतना हल्का ना मत दिखाना कि वो तुम्हें एकदम से वीड आउट कर दे, यानी तुम्हें फ़ॉलो अप इंटरव्यू के लिए ना बुलाए और यहीं पर ही तुम्हें यानी खुदाफ़िज़ कह दे। उसके बाद मैंने आखिर में लिखा है, ड्यूरिंग अ क्लोज़ एक्सप्रेस सिंसियर इंटरेस्ट इन द जॉब। जब आपका एंड चल रहा है इंटरव्यू का, तो आप शो करें कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एंथुसियास्टिक हैं, यू वांट टू बी लाइक डूइंग जॉब एंड लीव नोइंग हू कॉन्टैक्ट्स whom। इसका मतलब ये है कि जब जॉब आप इंटरव्यू की जगह से जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको ऑफ़िस से कोई कॉन्टैक्ट करेगा, तो कौन करेगा? और ये भी इवन पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग आई वुड बी वेटिंग, कि मैं कितनी देर तक वेट कर सकता हूँ आपको कॉन्टैक्ट करने की। और एक और भी बात होती है इंटरव्यू में, यू शुड बी इन योर नेचुरल स्टाइल। आपको अपने नेचुरल स्टाइल में रहना है। आपको अगर अंग्रेज़ी इतनी बहुत आपकी रवा नहीं है, तो वो आप फिर आराम से अपनी लैंग्वेज में जवाब दे दें। बजाए कि आप खराब करें और या आप अटकें, तो बेहतर फिर यही होगा
कि ऐसा कर लें आप। लेकिन बेहतर है कि आप अपनी अंग्रेजी भी बेहतर कर लें, ठीक है? आप बेहतर अपने आप को इम्प्रूव कर लें। और ये भी मैं आपको बता दूँ, एक टिप याद रखिएगा हमेशा कि आप जब भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे, यू ऑलवेज़ वॉच सम इंटरव्यूज़ ऑन यूट्यूब। आप उसमें चेक करें कैसे इंटरव्यू होते हैं। इवन बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें वो बताते हैं इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। वो आपको आंसर्स भी बताएँगे और आपको रीज़न भी बताएँगे कि अगर ये सवाल किया है तो क्यों किया है और उसके पीछे इंटरव्यू करने वाले की क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है ट्रेडिशनल इंटरव्यू। अब ये भी किसका हिस्सा है? आपका जॉब इंटरव्यू का एक और तरीका है। स्क्रीनिंग में आपको स्क्रीन कर लिया, फिर आपको फ़ॉलो अप के लिए बुलाएँगे। एक और इंटरव्यू होता है, उसकी फ़ॉलो अप की सीरीज़ हो सकती है। फिर आपको बुलाएँगे दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू। कभी-कभार ऐसा भी होता है जैसे कि अब आर्टिकल्स में लोगों की इंडक्शन होती है फर्म्स के अंदर, तो मैं देखती हूँ कि उनका पहला इंटरव्यू होता है जिसमें वो एक क्वेश्चन आंसर देते हैं उनको लिखने के लिए। फिर उनको क्वेश्चन आंसर वो कर लेते हैं, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों का। और फिर सेकंड इंटरव्यू में दूसरी चीज़ें पूछती हैं। पहली दफ़ा में एचआर शायद पूछती हैं, दूसरी दफ़ा में बाकी जो लोग हैं, जो यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग होते हैं या जिसने सिलेक्शन करनी होती है, वो बीच में बैठे होते हैं। तो इस तरह करके आपके इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद है ट्रेडिशनल इंटरव्यू। ये बहुत आम, ट्रेडिशनल का मतलब है रवायती, एक रवायती इंटरव्यू है जिसमें एक सेट पैटर्न किस्म के सवाल पूछे जाते हैं और उसी तरह ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप जवाब देते हो। लेकिन ट्रेडिशनल इंटरव्यू को भी आप चेक कर सकते हो कि क्या है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है पैनल इंटरव्यू। आपको ये भी अच्छी तरह पता है, पैनल इंटरव्यू का मतलब है ज़्यादा लोग बैठे होते हैं और मैंने यहाँ लिखा है यूजुअली 3 टू 5, आप 3 से 5 लोग होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा होना तो फिर ऐसे लगता है कि बहुत ही बड़ा क्राउड बैठा हुआ है और इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे लिखा हुआ है एज़ मैनी एज़ 10, ये तब हो सकता है कि बहुत ही की पोज़ीशन है जिसमें आपने कोई इतनी इम्पोर्टेंट आपकी पोज़ीशन है, इसमें आपको हायर किया जा रहा है, तो इतने लोग बैठे हैं। लेकिन जब इतने लोग बैठे हो तो बंदे को ऐसा नहीं लग रहा होता, बंदा कंपनी में आया ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं जैसे लड़के वाले लड़की देखने आए हैं या लड़की वाले लड़का देखने आए हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है। और आप यकीन करें कि ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं फिर, मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा बहुत पहले की बात है, एक इंटरव्यू में मैं गई यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पर एक तो जो थे वहाँ के जो डीन थे उसके रूम में इंटरव्यू हो रहा था, वो अपनी सीट पे ही बैठे रहे। उनके विज़िटर्स के लिए सीटें लगी हुई थी, कोई 2-3 काउच एक तरफ ले थे, 2 एक तरफ थे, एक सामने पड़ा हुआ था, एक साइड पे रखा हुआ था, यानी कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं और एक बीच में डीन बैठा। अब मैं बीच में बैठ के जब मुझसे वो इंटरव्यू करने लगे, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पता है क्या था? मैंने एक चीज़ देखी जो बहुत ही मुझे अ, यानी कि लगी कि व्हिच इज़ वेरी गुड आइडिया। वो क्या था कि मेरे सीवी की कॉपीज़ ना सबके हाथ में थी, जितने लोग बैठे हुए थे। और वो टेबल की तरह का एक पैनल टेबल पे पूरा नहीं बैठा हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक कमरे में, एक ऑफ़िस में, एक अपनी टेबल पे बैठा है और बाकी लोग जो है दूर खिड़की के पास जो ज़रा थोड़ा बड़ा कमरा था, वहाँ बैठे हैं और मेरी एक सीट उन्होंने बीच में एक लगाई हुई थी और 5 और 6 लोग थे टोटल। अब वो एरिया जो था उसमें से सवाल पूछ रहे हैं। हर बंदे ने ना लिखा हुआ था, एक एरिया मैंने ज़रा-सी मेरी नज़र पड़ी तो एक ने सर्कल लगाया हुआ था। वो सर्कल ये था कि कोई लोग मुझे एजुकेशन से सवाल पूछ रहे थे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से सवाल पूछ रहे थे, कुछ मेरी स्किल्स या मैनेजमेंट की कोई जो थे, उससे पूछ रहे थे, कोई या किताबें जो मैंने लिखी उसके बारे में पूछ रहे थे। तो एवरीबॉडी वाज़ आस्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो पता है क्या करना, आप अपनी इंटरव्यू की ना थोड़ी-सी 1-2 कॉपीज़ अपने पास रख लिया करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो से इंटरव्यू के दौरान ही कोई एक पर्सन एंटर होता है, यानी दूसरे डिपार्टमेंट से आता है। शायद आपके इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं कि आप निकल के जाएँ, तो उसके बाद उन्होंने चाय पीनी हो इकट्ठी। तो वो कह देते हैं, "ओह! अच्छा, अच्छा आप आ गए खान साहब, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए।" अब खान साहब तो बैठ गए, लेकिन उनके पास सवाल क्या है? कुछ नहीं, ना वो आपका सीवी जानते हैं। तो वो जब कहेंगे ना कि सीवी आपको कॉपी मँगवा दें, तो आप कह सकते हैं कि सर आई हैव एक्स्ट्रा कॉपी, तो मैं दे सकता हूँ, या आप ज़्यादा यदि लोग बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव कॉपीज़ आई कैन लाइक शेयर, या मैं दे सकता हूँ आपको। तो इस तरह भी लोग कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, और इसके अलावा ज़रूर आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, आप ज़रूर आपने मूवीज़ ज़रूर देख के जानी है, यानी यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं।
पैनल इंटरव्यू में लिखा है कि आज ज्यादा लोग ना हो, 10 यानी ज्यादा लोग नहीं सही होते, 10 तक तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और सबसे नीचे जो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग जब बैठते हैं इंटरव्यू में तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। और इसका एक और फायदा पता क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखिए लिखा है कि सेवरल स्टाफ मेंबर्स कैन मीट द कैंडिडेट एंड ऑल्सो कि आप, यानी क्या होता है कि आपको नहीं पता ना कि कौन सा बंदा हायर हो जाए। जब आप पहले ही सब एज अ कॉलीग पहले ही मिल लिया आपने, जब एक बंदा हायर हो जाता है उसको लगा सबको बता दिया जाता है कि मिस्टर जो है एबीसी उनको हायर कर लिया गया है। जब उनको हायर कर लिया गया तो उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में उसको सुना था और उनकी बात उनके बारे में को राय थी। तो ये इस तरह से है। और उसके बाद में द क्वेश्चन कुड बी ट्रेडिशनल या बिहेवियरल या कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अब बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें आपको इवेलुएट किया जाता है। मैं भी आपको बताती हूँ, अभी यहाँ आएगा, अभी उसकी टाइप आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी बिहेवियर, आपके बिहेवियर होता है उसके बारे में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और अ कॉम्बिनेशन कि वही टिपिकल सवाल और फिर आपका बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीरियल आपके इंटरव्यू। अब सीरियल इंटरव्यू क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। एक ही वक्त में ना आपको कितने ही लोग बारी बारी इंटरव्यू करते हैं। वो कैसे, मिसाल तो पे यहाँ पर लिखा है कि आपको इंटरव्यू टाइम दिया गया है 1 से 3:30 तक। टू मच है वैसे, आप कहेंगे ये इतना ही कौन इंटरव्यू करता है। हाँ, ये तब करते हैं जब आपकी पोजीशन थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन के लोग होते हो। तो उसमें क्या होगा, 1 से 3:30 तक आप करेंगे। तो लिखा हुआ है 5 हाफ आवर इंटरव्यूज आपके आएंगे इंडिविजुअल पीपल के साथ। वो हो सकता है कि आप एक ही जगह बैठे हों, लोग शफल हो जाए, या ज्यादातर आपको ले जाया जाता है उनके ऑफिस में और आप वहां पे उनको आपको इंटरव्यू करते हैं। एक ये तरीका होता है। ठीक है, और हर पर्सन डिफरेंट किस्म के सवाल पूछता है और कितनी किस तरह के सवाल है और कितनी तादाद है वो सब उनके अपने ऊपर होती है। फिर एक बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपकी अच्छी पोजीशन पे आप जा रहे हो और आपका टाइम आ गया 10 to 2, यहाँ पे लिखा है मैंने टाइम है, तो आपको बीच में से आपको एक लंच भी आएगा। अब ये ना समझ लेना कि बड़ी आप चीज है, आपको लंच पे बुला रहे हैं। वो एक्चुअली हाँ आपकी कोई कंसिडरेशन हो चुकी होती है, ये नहीं कि आपको मुफ्त में वो लंच खिलाएंगे, लेकिन आपको वो जज करेंगे इंटरव्यू में। अब मैं आपको लंच के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ, अभी मैं जो कि मैं ट्रेनिंग में करवाती हूँ। मैंने आपको पहले भी उस दिन क्लास में बताया था कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग जब होती है अब तो मैं उनको डाइनिंग एटिकेट बताती हूँ और फिर हम जाते हैं खाने पे, तो वहां पर लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सा हो जाता है। बिहेवियरल इंटरव्यू आ गया। अब मैंने अभी जिक्र किया, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। Behavioral interviews are designed to provide interviewer with information about how you think and behave in situations. आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। आप कैसे उसे बाहर निकलेंगे उस सिचुएशन में। आपको आपके साथ ये हुआ, आपके साथ ये हुआ, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको एक ज्यादा अगर आपको पैसे देकर कोई हायर करना चाहता है और वो कहता है कि अपनी जो है लेकर आओ, अपने क्लाइंट्स का जो है वो पूरा डेटा लेकर आओ, तो क्या तुम ज्यादा पैसों के लिए, बहुत ज्यादा पैसे हैं तुम्हें, बहुत जरूरत है, तुम ऐसा कर लोगे। अब उस वक़्त आपने परेशान हो गए कि हाँ भई, अगर मुझे तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैं तो सच बोलूँगा, मैं कहूँगी हाँ भई, मैं तो ऐसा कर लूँगा, खुदा ना ख़ास्ता। तो ये चीज़ें आपको पूछता है। या और आपका जो है जूनियर आपका बिल्कुल अभी है और उससे आपकी कोई हार्शली आपसे बात करता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे पूछा जाता है। तो बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं। अब आपको जब बिहेवियर क्वेश्चन या कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है, तो उसके लिए ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं स्टार मेथड। इसे स्टार मेथड आंसरिंग क्वेश्चन को कहते हैं कि आपने क्वेश्चन की आंसर करनी है, तो आपने स्टार मेथड फॉलो करना है। अब ये स्टार मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली स्टार जो लफ्ज़ है ना, ये एक एक्रोनिम है। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, मैं फिर बता देती हूँ। एक्रोनिम क्या होता है, स्टार क्या है, एक एक्रोनिम है। मैं इसको आप लफ्ज़ को लिखती हूँ फिर निकाल दूंगी बीच में से। एक्रोनिम, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि कोई लफ्ज़ जिसको आप पूरा तो पढ़ सकें, लेकिन असल में वो क्या होता है, एब्रीविएशन होती है किसी चीज़ की। तो स्टार मेथड में सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये आपका स्टार मेथड है। अब ये क्या है, आप कहेंगे ये क्या है भाई,
होता ये है कि आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, सिचुएशन बताई। टास्क आपको क्या काम दिया गया था? मेरा बॉस छुट्टी पे जा रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि इस चीज को देखें, तो मैंने उस पर एक्शन क्या काम किया। मैंने लोगों को मैं एक्स्ट्रा टाइम आ गया, टाइम यानी मेरा 9 बजे ऑफिस शुरू होता था, मैं 8 बजे आना शुरू हो गया उन दिनों में और मैं 6-7 बजे वापस जाया करता था। मैंने लोगों की टीम बना दी, आधे लोग एक दिन मेरे साथ स्टे करते थे ज्यादा देर, आधे लोग अगले दिन स्टे करते थे और मैंने फिर ये काम को कंप्लीट किया और विद इन टाइम एब्सेंस ऑफ जो मेरा बॉस है, मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो आपने सिचुएशन बताई, आपको टास्क क्या मिला था, आपने एक्शन क्या लिया और उसका रिजल्ट क्या आया, तो उसे स्टार मेथड कहते हैं। ये वैसे आपके ना भी आपको पेपर में आए तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आ गया जी अगला एक तरीका, बड़ा ये इंटरेस्टिंग होता है, ये है केस इंटरव्यू। और आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे जो अगले टॉपिक्स हैं उसमें केस मेथड लर्निंग हम पढ़ेंगे। केस मेथड लर्निंग का मतलब है केस स्टडीज। आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा, उस पे एक यानी कोई केस, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला होगा, उसकी स्टडी आप करेंगे और फिर उसके ऊपर आप रिजल्ट निकालते हो कि ये ऐसा होना चाहिए। आप उस चीज का एनालिसिस करते हो, उसकी पूरी केस स्टडी करके फिर आप उसका एक सिचुएशन का हल निकालते हो। जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट केस स्टडीज होती है कि जी एक सिचुएशन है, इसमें ऐसा हुआ, आपका क्या ख्याल है, इसका क्या हल होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल अभी कराती हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है और ये अगला हमारा टॉपिक तो होगा, यानी नेक्स्ट हम टॉपिक्स में होगा, लेकिन अभी केस इंटरव्यू क्या होता है उसमें भी आपको केस आपको दिया जाएगा, आप उसे लर्न करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 1-2 केस क्वेश्चंस होते हैं। यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम और अ सिनेरियो। सिनेरियो मीन सिचुएशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, उस काम से मुतालिक, एंड आस्क्ड टू सॉल्व इट और डिस्क्राइब द प्रोसेस इन डिटेल, और कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो। द इंटरव्यू इज नॉट नेसेसरी लुकिंग, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको कोई केस मेथड दिया जाता है तो आपको ये नहीं देखा जाता कि जी आपका आंसर राइट ही बिल्कुल हो, सिर्फ आपको असेस किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी वैल्यूएशन, आपका कॉन्फिडेंस और चीजों के बारे में कितना नॉलेज रखते हो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर को पूछता है, कई दफा ऐसा होता है जैसे हाउस जॉब हो रहा होता है तो उसमें वो पूछता है कि ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन आ गई है, आप मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में क्या है। जैसे कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी आ जाती है, आपकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई है, ठीक है, आप जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर वहां पर है, वो देखता है कि उस किसी के जैसे रैशेस से हो गए, तो वो पूछेगा उससे कि क्या कैसे ट्रीट करोगे, क्या दवाई दोगे। तो वो कहेगा कि मैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पता करूंगा, इसको कोई एलर्जी हो गई है, फूड से हुई है, किससे हुई है, मैं इसको ये वाला इंजेक्शन फौरन लगाऊंगा ताकि ये एकदम सेटल हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो सबसे पहले सेटल करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और आप उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो ये आपने देखा इसमें केस मेथड, बाकी आप इसको रीड तो कर लोगे। अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ डाली है, जिसमें से एक एग्जांपल मैं आपके साथ करूंगी, बाकी आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना भी आपको समझ आए कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि केस इंटरव्यूज क्या होते हैं, केस मेथड्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है अ चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स, यानी इसमें खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा खाने की चीजें, दालें, चावल, आपका जो सारा कुछ जैसे राशन कहते हैं, ग्रोसरी स्टोर है, उसकी एक चेन है, यानी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर है उनके। करंटली रिसीव्स इट्स स्टॉक, ये अपना स्टॉक लेती है किससे, आपका सप्लायर होगा, ठीक है ना। आपके सप्लायर आते हैं, आपको पता भी होगा, जो ग्रोसरी स्टोर्स में हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, चीजें लेने जाते हैं, वहां पर बकायदा जो कंपनी अपनी चीजें बेच रही होती है ना, वहां पर उस स्टोर के ऊपर बकायदा उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो खुद ही लगा के जाता है, एक्सपायर्ड चीजें उठा के ले जाता है और फिर वो चीजें नई जो है वो भी लगा के जाता है। तो वो सेट करता है सारी उस जगह को, तो उनकी अपनी रैक्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एक स्टॉक आप खरीद लेते हो ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस। अब आप ये कहेंगे ये क्या है, आपको मैंने पहले भी सिखाया था
सेंट्रलाइज बेसिस क्या होता है, हर वो चीज सेंट्रलाइज का मतलब है एक पॉइंट पे होना, और डिसेंट्रलाइज में अपना 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 करो, ठीक है। जैसे आप जब छोटे होते हो तो आपका सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, अब्बा अम्मा कमा रहे हैं और सारे वहां से आप यानी अपना आपका सारा कुछ पूरा हो रहा था। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी शादियां हो गई, हर बंदा जो है डिसेंट्रलाइज हो जाता है, अपना खाओ अपना कमाओ, ठीक हो गया ना। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह भी होता है, हर कंपनी का जो ये कंपनी की अगर चेन है, हर शॉप है, हर स्टोर है, वो डिसेंट्रलाइज का मतलब है अपना अपना कर रहा है, इंडिपेंडेंट। अगर आप उसको सेंट्रलाइज करना चाहते हो तो क्या होगा कि आपने एक जगह पर अपना एक वेयर हाउस बना लेना होता है, यानी जिसे गोडाउन या गोदाम कहते हैं। वहां पर सारों का स्टॉक आता है, और फिर जिस जिस जगह सप्लाई करनी है वहां पे देखकर कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, कहाँ कम जरूरत है, वहां पे भेज दिया जाता है। और इवन ऐसा भी होता है कि एक स्टोर में अगर चीज नहीं बिकती तो दूसरे स्टोर पे चेक कर ली जाती है, और मजीद ऑर्डर नहीं किया जाता, स्टॉप कर लिया जाता है, और उनकी चीजें उठाकर दूसरे स्टोर में रख दी जाती है। ये एक सिस्टम चल रहा होता है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज बेसिस पे था, अपना अपना सब कर रहे थे। ईच स्टोर डील्स इंडिपेंडेंटली विद इट्स सप्लायर्स। हर स्टोर जो है वो इंडिपेंडेंटली उसके सप्लायर से क्या करता था, डील करता था। द प्रेसिडेंट ऑफ द चेन इज वंडरिंग वेदर द कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस। वंडरिंग का मतलब पता है क्या होता है? वंडरिंग का मतलब हैरत नहीं हो रहा होता। इज वंडरिंग मीन वो इस चीज के ऊपर सोच रहा है, ठीक है। इस बात पर यानी उसका दिमाग काम कर रहा है कि वेदर कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस, कि क्या हम एक वेयर हाउस बना लें, एक गोदाम खरीद लें, या एक बड़ी सी जगह खरीद लें जहाँ पे सारा स्टॉक आएगा और वो सेंट्रलाइज्ड होगा। एंड व्हाट आर द की कंसिडरेशन इन मेकिंग दिस डिसीजन। अब आपसे अगर पूछा जाए तो मैंने भी आपको सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है कि जी ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप वेयर हाउस पे, अब आप कहेंगे वेयर हाउस आपने लिया तो उसका क्या नुकसान है, किराया भी तो दोगे ना उसका एक्स्ट्रा, है ना। वहां पर एक पर्सन भी होगा खड़ा, लेकिन वो उससे बेहतर है कि कम से कम एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम हो रहा है, और आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे कमी कहाँ पे ज्यादती। और जब आप उसका रोज रिकॉर्ड रखते हो कंप्यूटर के ऊपर, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपने पहले से ही यूज कर रहे होते हो, और उसके जरिए आपको पता चलता है कि कौन सी चीज जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और कौन सी चीज अभी एक्स्ट्रा पड़ गई है। तो ये आपके पॉइंट्स होंगे, आप उनको बताएंगे। इस तरह दो और सिचुएशंस है, आप इसको एक दफा खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फोन स्काइप इंटरव्यू। ये तो बहुत आसान सी बात है। फोन और स्काइप इंटरव्यू में आपने फोन पे बात करनी है। उसके लिए लिखा ये है कि इनिशियल आप आमतौर पे स्क्रीनिंग फोन पे कर लेते हो। यहाँ पर आपको लफ्ज बड़ी दफा मैंने बताया पोटेंशियल लफ्ज। पोटेंशियल कैंडिडेट का मतलब है वो कैंडिडेट जो कि एक्सपेक्टेड है कि आप उसे हायर कर लेंगे। तो उस कैंडिडेट को आप पहले फोन पे इंटरव्यू कर लेते हो या स्काइप इंटरव्यू कर लेते हो, दोनों सूरतें ठीक है। उसके लिए लिखा है कि सेट अप अ स्पेसिफिक टाइम फॉर द कॉल सो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। अक्सर ऐसा होता है, पहले आपको कॉल की जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आपको हम फलां दिन कॉल करना चाहते हैं, तो आप हमें आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है। देखो आप चाहे कोई सी छोटी पोजीशन के लिए भी जा रहे हो, लेकिन ये तो नहीं कि 24 घंटे तुमने अपने आप को लगा के रखा हुआ है कि तुमने जागते रहना है, जब जिस वक्त मर्जी तुम्हें कॉल आ सकती है, ऐसा नहीं होता। आपने उनको टाइम बताना होता है, तो आप उसके मुताबिक उससे अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो। अगर वो स्काइप इंटरव्यू है तो फिर अपनी जगह, अपनी टेबल, अपना बैकग्राउंड क्या आना है वो सब सेट करके रखते हो, और बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस हो, शोर ना आता हो। और अगर कोई ऐसे कमरे में बैठी हो जहाँ पे लोग आ सकते हैं बार बार, तो वहां पे बाहर एक लगा के रखो, कोई यानी पेज लगा दो बड़ा सा प्रिंट आउट कि भाई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं इंटरव्यू में हूँ। आपने ये करना है। उसके बाद है कि ट्रीट द फोन इंटरव्यू जस्ट एज यू वुड फेस टू फेस इंटरव्यू। जस्ट बिकॉज इट्स ओवर द फोन डज नॉट मीन इट्स ओवर द फोन डज नॉट मीन दैट यू शुड टेक इट लेस सीरियसली। आप उसे बिल्कुल कम सीरियसली नहीं लेना। वो तो आपका पहला, समझ लें आपकी जिंदगी में पहला नॉक हुआ है, और उसके बाद आपको अगले फॉलो अप जो आपके हैं वो होंगे। आपको इंटरव्यू किया जाएगा, हो सकता है पहला आपका टेलीफोन पे हो गया है तो दूसरा आपका स्काइप हो जाए, तो इस तरह भी होता है। फिर आपको बुला लिया जाए, और अगर आप किसी और शहर में हैं
फिर तो स्काइप इंटरव्यू ही काफी होता है, या किसी भी तरह जूम कर लिया, या आपने गूगल पे किया, कैसे भी किया, आपने डिफरेंट तरीकों से आप करते हो। अच्छा, इसके बाद है, और ये है कि अगर आप अ, कोई भी अगर आप कॉल है उसको नहीं बीच में सुनेंगे, अगर आपका कोई बैड कनेक्शन है, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आपने उनको एक्सक्यूज कर लेना है और उनको कॉल बैक कहना है कि मैं खुद कॉल आपको इतने में करता हूँ, मैं जरा, यानी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यू आर सपोज टू बी, क्या करना है कि आपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, लेकिन एनॉय नहीं करना। और इसके बाद ये भी लिखा है इस्टेब्लिशिंग एक लाइन, अच्छा यहाँ पे लिखा है आपने स्टैंड अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये तब जब फोन पे कर रहे हो, सिर्फ फोन पे, स्काइप पे नहीं खड़े होना। जब आप खड़े होके सुनते हो ना तो अलर्ट आवाज आती है। फिर स्माइल लिखा हुआ है, स्माइल से आप कभी कभी स्माइल करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी गिविंग अ गुड टोन टू योर वॉइस। आप स्माइल अच्छे, ये नहीं कि माथे पे तेवरी चढ़ी और बोल रहे हो, आपका मुझे कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन उससे आपका यहाँ लिखा है लफ्ज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब है पुरजोश होना, आपका जज्बा, आपका अज़म, आपकी आवाज से पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है इस्टेब्लिशिंग रैपो। कुछ लोग इसको रेपोर्ट कहते हैं, स्पेलिंग चेक कर लो, रिपोर्ट के नहीं है। इस्टेब्लिशिंग रैपो का मतलब है आप अपनी से बनाते हो, अपनी इंपॉर्टेंस बनाते हो, तो उसे कहते हैं कि आपने रेपो अपनी बनाई है। ठीक हो गया। इसके बाद है, ये खत्म होगी बात, फिर एक इंटरव्यू होता है, इसे कहती है लंच इंटरव्यू। अब ये वही बात हो गई कि जो जैसे पहले अभी आपको बताइए। देखो, लंच इंटरव्यू जो होता है उसमें सबसे पहले आपको एटिकेट आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है योर एटिकेट। एटिकेट क्या होते हैं? आपके सेट प्रिंसिपल्स, तमीज, आदाब जिसे आप कहते हैं। और कभी भी एटिकेट के आगे एस नहीं आता, एटिकेट्स नहीं होता। ठीक है, जिस तरह लफ्ज होता है ना एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता, इनकरेक्ट इंग्लिश है। अगर आपने एडवाइसेस लिखा कि उसने मुझे बहुत नसीहतें की, एडवाइसेस, ही गेव मी एडवाइसेस नहीं, आपने कहना है ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, उसने मुझे पीसीज ऑफ एडवाइस। इसी तरह आपके एटिकेट होते हैं, सेट ऑफ एटिकेट कह सकते हो, सेट्स ऑफ एटिकेट। तो ये सेट ऑफ एटिकेट या कह लो रूल्स ऑफ एटिकेट कह लो, तो ये आपका है। उसमें है कि आप एटिकेट का ख्याल करें और अपनी, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स और आपके टेबल मैनर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने टेबल मैनर्स शो करेंगे। अपने टेबल मैनर्स के लिए भी बहुत कुछ है इंटरनेट के ऊपर, आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या है उसमें। बिल्कुल देख सकते हैं कि आप किस तरह, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप टेबल पे बैठे हैं तो आप अपनी एल्बोज जो हैं वो टेबल पे नहीं रख सकते खाते में। हाँ, अगर आपका खत्म हो गया है या आपका कोर्स, जैसे होता है ना आमतौर पे आप खाना खाते हैं, अगर सही वाला आपका जो मील है तो वो आमतौर पे 3 कोर्सेज होते हैं उसमें। आपका पहला जो है वो स्टार्टर्स होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर जो सर्व किया जाता है, या आप सूप लेते हैं, सर्व करते हैं, या लोग बाज़ू का जो है वो सैलड भी लेते हैं शुरू में। इस तरह आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद आपकी सेकंड जो आती है वो आपका मेन कोर्स होता है, जिसमें आप जो भी चावल, रोटी जो भी आप खाएँगे आपको सर्व किया जाएगा। और थर्ड आपका ज़्यादा डेज़र्ट वग़ैरह, जैसे डेज़र्ट या आप मीठा जिसे कहते हैं, वो आपका कोर्सेज़ में होता है। तो जब आप कोर्स चेंज हो रहा हो, तो फिर उस दौरान बात करते हुए आप अपनी एल्बोज़ जो हैं वो टेबल पे रख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। आपने अपनी एल्बो जो है पीछे करके रखनी होती है। और जैसे आपको नैपकिन वहाँ पड़ा होता है, उसको अपने गले से नहीं लटकाना, उसको अपनी लैप पे, अपनी गोद में बिछा लेना होता है। वो इसलिए नहीं होता कि आपसे चीज़ें गिरती रहें और वो आपकी झोली में गिरती रहें, वो सिर्फ़ इसलिए होता है, हाँ, ये भी हो सकता है कोई चीज़ गिर ना जाए, ज़्यादा इसलिए होता है कि अगर आप ड्यूरिंग योर अ, लाइक कुछ आपके मुँह पे कुछ लग जाता है, आपको फ़ील होता है, तो आप अपना मुँह साफ़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि बहुत अगर क्लास की जगह पे बैठी हो तो ठीक है, ऐसे कर लेना, लेकिन ज़्यादा बेहतर है फिर आप टिश्यू पेपर यूज़ करें, क्योंकि ऐसे भी आजकल लोग कितना आपको बता रहे हैं कि टिश्यू जो है वो ज़्यादा अ, यानी इट्स हाइजीनिक होता है, कि क्योंकि वो ड्राई होता है ना बिल्कुल, और वैसे भी वो आप डब्बे से निकलता है, तो दिस इज़ बेटर दैन द ऑप्शन ऑफ नैपकिन जो आपका आप लैप में डालते हो। फिर आप स्विच ऑफ करेंगे फ़ोन को, ये तरीका होता है। फिर आपने इतना मुँह भर के नहीं मुँह में डालना,
ताकि कोई बात करनी पड़ जाए तो मुँह से आपका टपक रहा हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ़ोर्क और नाइफ़ से काट के खाते हैं, ठीक है? चलिए अगर आपको मैं कोई लिंक चलिए मैं देखूँगी, आपको किसी वक़्त को ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू सिट ऑन द टेबल एंड हाउ टू फॉलो टेबल मैनर्स। तो उसका बहुत ख़्याल करना है और कुछ फूड होती है जो काट सकते हो और कुछ फूड होती है उसे आप कह सकते हैं ये हैंड फूड है, यानी आपने हाथ से खानी है। मसलन पिज़्ज़ा काट के नहीं खाते। हमारे मुल्क में अक्सर रिवाज है पिज़्ज़ा काट के खाते हैं छुरी काँटे से। पिज़्ज़ा का स्लाइस अपने हाथ में पकड़ के खाना होता है, ठीक है? अगर आप कोई कॉर्न खा रहे हैं वो अपने हाथ में पकड़ के खाना है। टाकोस होते हैं, आपने या जिस तरह आपका शवारमा इस तरह की चीज़ें ये सब हैंड फूड है। आप हाथ से उठा के खाते हैं। ये इन चीज़ों का ख़्याल आपने रखना है और जब तक आपका होस्ट ना शुरू करे आप टेबल ओपन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह करके है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं कॉन्टिनेंटल तरीके हैं, छुरी-काँटा यूज़ करने के, अमेरिकन तरीके हैं, तो ये आप ज़रूर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़े से लिखा हुआ है कि अगर एक बात लिखी हुई है कि अगर आप बड़ी पोज़ीशन पे जा रहे हैं और आपने खाना खाना है, आपको अगर पता चल जाए कि कौन-सा रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोई मेन्यू में चीज़ ऐसी हो जो आप ना खा सकते हो, कुछ इस तरह भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तो बहुत दूर की बात है, आप कहेंगे कि भई यार हमें जॉब तो दे दो पहले खुदा के लिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आगे जो लिखी हुई है, वो आपको गाइड किया हुआ है नंबरिंग करके कि कौन-कौन से तरीके से आप यानी अ, टेबल मैनर्स के हवाले से कुछ थोड़ा-सा लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें जैसे लिखा गार्लिक, ऑनियन अगर फूड में है तो मत खाना, खुदा के लिए प्लीज़ मत खाना। तो और क्योंकि लोग जो हैं उनको पसंद नहीं आता कि आप जैसे इंटरव्यू के बाद आप बैठ के चाय पीते हैं तो आपकी वो यानी मुँह से स्मेल आती है, तो ये इस चीज़ का ध्यान करेंगे। अब ये सारा इंटरव्यू आपका जॉब का खत्म हो गया है। आपने स्क्रीनिंग इंटरव्यू पढ़े हैं, पैनल इंटरव्यू देखा है आपने, आपकी जो है सीरीज़ में इंटरव्यू आते हैं, आपके सीरियल इंटरव्यूज़ हैं, आपके जो है लंच इंटरव्यू हो गया और आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे गए, आपने बिहेवियर इंटरव्यू हो गया, स्काइप है, टेलीफ़ोन इंटरव्यू है, आपने किस तरह से करना है। अब ये बाकी जो हिस्सा हम पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट और टाइप्स के इंटरव्यूज़ की टाइप्स है अदर देन जॉब और फिर आपने इंटरव्यू के पार्ट्स पढ़ने हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है खत्म आज नहीं इंशाल्लाह कल ही होगा। तो आपको इस वक़्त क्योंकि 4 बज के इस वक़्त मेरे पास 5 मिनट हो चुके हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है खत लिखने में, तो आप ज़रा प्लीज़ आज आपका बहुत ही कह लें कि आपकी सही कह लें कि टेस्ट है कि आप कैसा खत लिख पाते हो। एक सिचुएशन थोड़ी फ़र्क है और उसमें ये मैं एक आध सिचुएशन आपको फ़र्क करा दूँगी ताकि आपके दिमाग में ये ज़रूर रहे कि ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में रहे कि सारे सवाल जो हैं वो कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर पे आ गए, इससे फ़र्क आ गया तो क्या करोगे? तो मैं आपको जैसे इसे कहते हैं ना सोशल लेटर्स ऑफ बिज़नेस पीपल वो ये एक किस्म का सोशल लेटर आज हम करने लगे हैं। आप इस सिनेरियो को देखिए, आपके कहीं पास्ट पेपर में आपके आईसीएमए के पेपर्स हैं, वहाँ से मैंने इसको लिया है, तो आप ये पहले करेंगे। आप देखिए, आपके लिए चैलेंज है कि एड्रेस क्या लिखेंगे आप, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर करूँगी और आज इंशाल्लाह आपको पिछला लेटर आपका पेंडिंग था, मेरे पास ही पड़ा है और ये दूसरा लेटर भी दोनों आपको लेटर में भेज दूँगी और आप प्लीज़ चेक कर लिया करो साथ-साथ लिंक अपना मैं आपको जो चीज़ें पढ़ लेते हैं, मैं साथ-साथ वहाँ डालती जाती हूँ, वो अपडेट होती रहती है, ठीक है? और प्लीज़ अपनी चीज़ों को बार-बार मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि आपने पिछले जो है चीज़ें दोहरानी है। अब आपको कल और परसों जो एमसीक्यूज़ आएँगे, वो 3 और 4 आपका जो सेट था आपके नोट्स का जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मैं सवाल कर पूछूँगी, ठीक है? अब आते हैं जी आप ज़रा देखिए सिनेरियो क्या है आपके लिए? इसको मैं पढ़ूँगी आपके साथ, लेकिन आप लिखेंगे खुद। उसके बाद मैं आपका कोई समझ लें 10-12 मिनट के लिए आपको टाइम दूँगी, जिसमें आप क्विकली पॉइंट्स लिख लेना, उसका फॉर्मेट लिख लीजिएगा, एंड लिख लीजिएगा, उसके कुछ पॉइंट्स बीच में डाल लें कि आप पहले वाले पैराग्राफ में क्या करोगे, दूसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे, उसकी 1-1, 2-2 लाइनें लिख सकते हो। समझ रहे हैं ना आप? उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो 10 मिनट भी आपके लिए काफ़ी होंगे। आप सुनिए ज़रा, राइट अ लेटर ऑफ बेस्ट विशेस एंड एप्रिसिएशन
to Mr. Salman Mazhar, 74D पैक्स कराची सोसाइटी का नाम है। मिस्टर मजहर इज रिटायरिंग, यानी आपने बेस्ट विशेज एंड एप्रिसिएशन का मिस्टर सलमान मजहर को खत लिखना है और आगे उसके घर का पता लिखा है। ये बिल्कुल एज इट इज आपको लेटर दे रही हूँ जो आपके पास पेपर में है। मिस्टर मजहर इज रिटायरिंग आफ्टर 27 years ऑफ सर्विस एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपकी कंपनी में क्या था वो? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपकी सेल्स को रिप्रेजेंट करता था। He is now 65 years old. इसका मतलब ये हुआ कि 27 years आपके यहाँ जॉब की है, तो जब वो आया होगा वो उसकी पहली जॉब नहीं होगी, उसकी हो सकता है दूसरी तीसरी जॉब हो, तो वो आप जो है, लेकिन आपके साथ उसका कंसेक्यूटिव 27 years का साथ है, तो ही 665. He has many loyal customers and friends throughout his territory. वो अपने अपने जोन में, सेल जोन में, टेरिटरी में, यहाँ पर जोन, अपना एरिया, एरिया से मुराद ये नहीं कि अपना घर का इलाका, उसकी सेल्स की जो सर्कल था उसमें ही हैज मैनी लॉयल कस्टमर्स, उसके कस्टमर्स एंड फ्रेंड्स हैं जिससे वो हर वक्त राब्ते में रहता है और आपकी चीजें जो है वो सेल होती है। ही हैज बीन कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल थ्रू आउट हिज करियर। वो बहुत कोऑपरेटिव रहा, उसने अपने करियर में आपको कभी तंग नहीं किया, स्पेशली इन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, यहाँ तक कि आपके नए जो एम्प्लॉयज आते थे उनको ट्रेन करता था। ही नाउ प्लान्स टू स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज हॉबी। अब वो यानी वो रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग के बाद अपनी एक हॉबी है उसकी जिसपे वो उसका पहले भी आती थी उसको, उस पे वो अपना बिजनेस शुरू करेगा या उसको एज हॉबी यानी अपना नेक्स्ट बिजनेस कह ले शुरू करेगा, फोटोग्राफी, एंड विशेस टू बिल्ड इट इनटू अ सेकंड करियर। वो अपने सेकंड करियर का मतलब है कि पहला करियर ओवर, नाउ ही वांट डू सेल्स, ही इज नाउ, वैसे भी एज उसकी ज्यादा हो गई है, अब वो सेल तो नहीं करने लगा, अब वो फोटोग्राफी को अपना सेकंड कैरियर बनाना। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा फोटोग्राफी एज ए सेकंड करियर, गार्डनिंग जो होती है जिसमें नर्सरी वगैरह खोल लेते हैं एज अ सेकंड करियर, क्योंकि उनको शौक होता है, उनको आता है, हर चीज पता होती है, वो ऐसे सेकंड करियर शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग, कोई स्टोर्स वगैरह बना लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे भी लोग काम कर लेते हैं, तो इस तरह, या कंसल्टेंसी दे देते हैं, तो ये आप उनका है। अब आपके पास सिचुएशन आ गई है, इसको दोबारा दोबारा पढ़िए, और से पढ़िए और इस पर काम शुरू कीजिए। मेरी घड़ी में इस वक्त यहाँ 4:10 है, 4:20 पर मैं आपसे दोबारा राब्ता करती हूँ। मैं इस वक्त इसको म्यूट कर रही हूँ और आप आराम से, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मैं हूँ यहाँ पर, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो।
जी, आई थिंक यू आर डन। अब जरा आप कंपेयर करेंगे। एक चीज मैं आपको बिफोर आई शो यू द सॉल्यूशन, बात गौर से सुनिएगा। प्रॉब्लम इसमें ये थी कि एक तो आपने ये जो 74 डी होता है लिखा, द प्लॉट नंबर एंड द डी इज गोइंग टू बी द ब्लॉक, उसके लिए आपको हाइफन या डैश छोटी सी डालनी होती है। वन, ये ज़हन में रखना था। नंबर टू, आपने यहाँ देखा है मिस्टर मजर के बारे में लिखा है कि वो इस वक्त 65 है। आपने कभी भी किसी की एज को हाईलाइट नहीं करना, ये कहना कि नाउ यू आर वेरी मेच्योर पर्सन और पता नहीं तुम क्या क्या हो, ये आपने नहीं कहना होता। ठीक हो गया ना? और जी, इसके बाद आपने एक और चीज यहाँ देखनी थी, वो दोनों का जो यानी सेंडर है उसका कोई एड्रेस नहीं है, ना उसका नाम है, ना उसके डिपार्टमेंट का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब आपने, अगर आप तो एब्रीविएशन दी हो ना, तो आप उस पे पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप ये नहीं लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे PCHS पैक्स शायद इसको बोलते हैं, कराची के लोगों को पता होगा, बट इट्स पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आई थिंक यही नाम है इसका। तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप उसको वो कभी कर सकते। अब आपने यहाँ पर देखिए कि हमने किया किस तरह से है। हमने इमेजिन कैसे किया है, इसके दो तरीके हैं, लेकिन एक तो मैंने वही तरीका लिखा है जिस तरह से आप पहले सीख के आए हो। ना आपको अपनी कंपनी का बताया, बस इतना ही पता है कि कंपनी में चीज जो था सेल, आप सेल डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हो। इसका मतलब है कंपनी प्रोडक्शन भी करती है, कंपनी मार्केटिंग भी करती होगी, कंपनी जो है वो डिजाइन भी होते होंगे उसके पास, काफी कुछ होगा उनके पास। तो यहाँ पर लोगो लगाया, एबीसी कंपनी लिखी, कंपनी का एज्यूम्ड एड्रेस 37 ग्रीन्स रोड सम एरिया। अगर आपने ग्रीन्स रोड भी नहीं लिखना, सम रोड भी लिख सकते हो। 37 इज अ प्लॉट नंबर, रफली आपने लिखा, सम एरिया, सम सिटी। 1 2 3 4 5 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 कुड बी अ पोस्टल कोड। और फिर आपने फोन, आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था फैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फोन लिखना है, ईमेल लिखना है, और फिर आपने वेबसाइट लिखी है। तो आपने चूंकि एबीसी कंपनी लिखी, तो आप देखिए info@abc.com.pk, और अगर आपने वही उसी तरह ही abc.com आपने वेबसाइट पे डाला है। दूसरा तरीका ये था कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि अ पर्सन कॉलीग इज राइटिंग अ लेटर, माइट नॉट बी यूजिंग ये जो इतना बड़ा लेटर हेड वगैरह नहीं इस्तेमाल करा, तो आप सारा अपना एड्रेस राइट कॉर्नर पे ले आओगे, लोगो भी नहीं लगाओगे, और सिर्फ आप लिख दो एबीसी कंपनी, नीचे एड्रेस लिख दो, और बस आपने, या इवन आप डिपार्टमेंट का नाम टॉप पे लिख सकते हो, जैसे आप कोई भी डिपार्टमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट है, और एबीसी कंपनी आगे एड्रेस लिख दो। लेफ्ट लेफ्ट साइड पे भी अलाइन कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये नीचे आपको डेट के बाद नजर आ रहा है मिस्टर सलमान मजर, और आगे उसका एड्रेस है। ऐसे ही आप भी एड्रेस ऊपर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसे सीखा, आपने ऐसे लिखा है, चलने दें, फर्स्ट क्लास है, इट्स ओके। आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी एग्जामिनर को कि जी आपको पूरा एड्रेस जो है लिखना आता है। अब उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपको एड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे लिखने आ गए हैं, ठीक है। और अब मैं ये भी बताऊं कि अब मैं आपको जब अगला कराऊंगी, मैं आपको सर्कुलर कराऊंगी और मेमो कराऊंगी। लेटर्स की आपको यानी प्रैक्टिस इस तरह से हो गई है कि बाकी लेटर लिखना कैसे है नीचे, उसका बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगी, वो आपके पास इतने ज्यादा कह लें कि सैंपल्स हैं। और सबसे ज्यादा मैं एम्फेसिस करूंगी जिन लोगों को इतना नहीं अंग्रेजी उनकी ठीक है, दे डू व्हाट कि वो पेस्टेड जो है ना, कट एंड पेस्टेड, वो उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारी टाइप के लेटर्स हैं, कोई भी उसमें से निकला नहीं हुआ। और अगली जो हम हमारी क्लास यानी अगले वीक हम पढ़ेंगे, तो हम सर्कुलर पढ़ेंगे, फिर मेमो पढ़ेंगे, फिर रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो यानी रिपोर्ट हम बनाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया आपका फॉर्मेट। अब जो एक लाइन छोड़ी थी आपने, फिर डेट लगाई, फिर लाइन छोड़ी, आपको बताया है कि 11 फॉन्ट रखिएगा, मुनासिब है। बहुत ज्यादा बड़ा किया तो 12 कर लें, इसे ज्यादा मत करना।
मैं तो आपको जो पढ़ा रही हूँ चूंकि, तो इसलिए मेरा तो फॉन्ट बहुत बड़ा है ना, क्योंकि मैंने इसको इस वक्त 16 है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि क्लियर आपको नजर आए, इसलिए आपको फासला भी ज्यादा लग रहा होगा। तो आपने डेट लगाई, फिर आपने 2 दफा एंटर प्रेस किया, स्पेस आ गई। अब पर्सन का नाम हमें उन्होंने दिया मिस्टर सलमान मजहर, और आगे लिखा है 74D, और उसकी वही सोसाइटी का नाम है ये। आपने कॉमा लगाया, पहले प्लॉट नंबर खत्म हुआ, कॉमा लगाया, सोसाइटी का नाम, कॉमा लगाया, और कराची लिख दिया। तो इससे साफ ये हो गया कि ये इस सोसाइटी के डी ब्लॉक में 74 नंबर घर में वो रहते हैं, ये उनके घर का पता है। उसके बाद आपने फिर 2 दफा एंटर प्रेस किया, और आपका नाम, आपने उसका नाम लिखा, डियर मिस्टर सलमान मजहर। दूसरी सूरत में जिस तरह के फॉरनर्स करते हैं, वो क्या करेंगे, डियर मिस्टर मजहर ये लिख देंगे। अब अगर सलमान की जगह मैं मजहर लिख दूं, हो सकता है मजहर उनके वालिद साहब का नाम हो, तो बेहतर है कि आप सलमान मजहर पूरा यहाँ पे, ना ही डियर मिस्टर सलमान लिखने की जरूरत है, वो जरा इनफॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सजेस्ट करूंगी आपको। फिर आपने लाइनें 2 छोड़ दी, एक छोड़ने के लिए आपने 2 दफा एंटर प्रेस किया। अगर आप चाहो सब्जेक्ट वर्ड लिखकर सब्जेक्ट लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो, आप छोड़ दो इसको बेशक। मैंने आपको एक्स्ट्रा रिकग्निशन ऑफ सर्विसेज का मतलब है कि मैं आपको जो खत लिखने जा रहा हूँ, वो आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपने बहुत हमारे लिए काम किया, तो उसके लिए मैंने रिकग्निशन ऑफ सर्विसेज किया। अगर आप चाहो तो आपको मैं एक तरीका ये बता दूं, आप ये सब्जेक्ट को उठाइए और इस पूरे टॉपिक चीज को सेंट्रलाइज कर दिए, सेंटर में आ गया, ये भी ठीक है। दूसरा एक ये भी तरीका होता है कि मैं सब्जेक्ट वर्ड को यहां से फारिग कर दूं, और दरमियान में मैं रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज लगा दूं, ये भी ठीक है बिल्कुल। ये तीनों मेथड ठीक है, ठीक है। तो आप तीनों मेथड लगा सकते हो। मैं अभी एक शायद क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं, मैं पता कर लूं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिस्टर मस्सर का डेजिग्नेशन इसलिए मिसिंग था कि वो अब अपने घर बैठ गए हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और अब आपको उसको घर पे जब लिख रहे हो, क्योंकि घर का एड्रेस दिया है ना उन्होंने, वेरी गुड क्वेश्चन, उन्होंने घर का एड्रेस दिया है ना, इस सिचुएशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने उसका बताया है कि सेल्स पर, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको इस तरह का खत आए, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर यू फॉर दैट, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे ना आप? जैसे एक खत आता है, तुम एक कस्टमर हो, तुमने कंपनी को लिखना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने चीजें आपसे खरीदी थी, फिर क्या करोगे? क्या तुम्हारा लेटर हेड होगा? नहीं ना। तो तुम्हारा एड्रेस घर का आएगा लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इधर सलमान मजहर का एड्रेस आया, ऊपर तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा, बीच में तुम डेट लगाओगे, फिर उस पर्सन का एबीसी नेम, कॉमा, कस्टमर सर्विस मैनेजर, एबीसी कंपनी, जो वो देगा उसको लगा दोगे तुम। तो इस तरह से तुम करोगे, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है। तो अभी मैं इसलिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे जरा देखिए कि किस तरह से हमने किया, आपका फर्क हो सकता है, आपका इससे हल्का लैंग्वेज हो सकती है, इससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो अब मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ। यहाँ लिखा है जी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही आपको मुबारक हो, फॉर एकम्प्लिशिंग, फॉर कंप्लीटिंग, एक ही बात है, कंप्लीटिंग लिखा है तब भी ठीक है, या वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, ये एक तरीका है, हर एक का अपना अपना तरीका है। मैंने यहाँ लिखा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अकम्प्लिशिंग योर सक्सेसफुल टेन्योर, टेन्योर है दौर, एक अरसा of 27 years as sales representative at ABC कंपनी, आपने ABC कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया। योर डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होती है? एक्टिव, जो करना रहना, एंड डेडिकेशन, आप डेडिकेटेड हैं, आप अपने आप को वक्फ करके रखते हैं, तो आप डेडिकेटेड हैं। आपकी बहुत ही यानी आपका शार्प होना, your diligence and dedication have helped our company to rise to the zenith. rise to the zenith का मतलब है बुलंदियों तक ले जाना। आपकी इस काम की वजह से, आपकी इस क्वालिटी ने हमारी कंपनी को बुलंदियों पे ले गया। योर हार्ड वर्क वन अ ग्रेट नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपने बहुत मेहनत की, जिससे बहुत बड़ी तादाद कस्टमर्स की आपने विन की फॉर द कंपनी, एंड मैचलेस रिकग्निशन इन द बिजनेस सर्कल,
और आपने बिजनेस सर्कल में हमारी पहचान को मैचलेस मीन यानी कोई कंपैरिजन नहीं रहा, ऐसी रिकॉग्निशन मीन पहचान दी है। मैचलेस का मतलब है बगैर कंपैरिजन के आपने बेमिसाल किस्म की हमें पहचान दी है। आवर सेल्स गॉट मैनीफोल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हमारे कुछ सालों में पीछे हमारी सेल मैनीफोल्ड का मतलब है बहुत बढ़ गई लास्ट ईयर, एंड इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्सीलेंट सेल्समैनशिप। और ये एक रिफ्लेक्शन है, सच्चा रिफ्लेक्शन है आपकी एक्सीलेंट सेल्समैनशिप का, कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी सेल्समैनशिप है। अब ये सारी बात आपके पास आती है, आप इसको चेंज करना चाहो, आप इसके अल्फाज बदलो, आसान कर लो, सादा कर लो, कि आपने यू हैव बीन लाइक वेरी हेल्पफुल इन या यू हेल्प्ड अस इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर बिजनेस। सादा सिलब्स आपको आते हैं, आप ये भी कर सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका मकसद ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी आपका फॉर्मेट होता है, मैं आपको पहले भी बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने अगला सेकंड पैरा जो लिखा उसमें लिखा है योर कॉर्डियल बिहेवियर, आपका बहुत यानी दिल से आप काम करते थे, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर के साथ, एंड जेंटलनेस, और आपका सॉफ्ट होना टू योर सुपीरियर्स, अपने सीनियर्स के साथ, दोनों चीजों ने मेड यू एन आइडियल कॉलीग, दोनों के लिए आपको एक आइडियल कॉलीग बना दिया। मोर ओवर योर सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज आर रियली कमेंडेबल, कमेंडेबल होता है तारीफ के काबिल, दाद के काबिल, और तुम्हारी जो सर्विसेज हैं, तुमने काम किया आप और ट्रेनिंग दी अपने एम्प्लॉयज को, जैसे कि लोग नए हायर होते हैं, आप उनको भी अच्छा सेल्समैन बना देते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने उनको भी क्या किया था, ट्रेनिंग दी। तो आपने आपकी सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, आर रियली कमेंडेबल, काबिले दाद है, एज यू, क्योंकि तुमने यू एम्बेडेड द सेम स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन इन देम, आपने एम्बेडेड होता है डाल देना, किसी चीज को किसी चीज के अंदर डाल देना, तो आपने सेम स्पिरिट उस उनके अंदर सेम जज्बा डेडिकेशन का, डिवोशन का उनमें डाला, एज यू डेमोन्स्ट्रेटेड योर सेल्फ, एज यू शोड योर सेल्फ, जैसे कि आपने खुद अपने अंदर शो किया। अगला आता है वी बिड यू फेयरवेल, हम तुम्हें खुदा हाफिज कह रहे हैं। फेयरवेल होती ना, बाय बाय करना, जैसे आप कॉलेज में होंगे तो आपकी फेयरवेल हुई, आपकी वेलकम पार्टी हुई, तो बिड यू फेयरवेल का मतलब बिड कहते हैं ना, बिड गुड मॉर्निंग, बिड फेयरवेल, या खुदा किसी को अच्छे अल्फाज में याद रखना, तो वी बिड यू फेयरवेल, हम आपको खुदाफिज कह रहे हैं विद अ हैवी हार्ट, बड़े ही बोझ के साथ, दिल पर बोझ के साथ, एज यू हैव बीन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द कंपनी, कि आप हमारी कंपनी का बहुत बड़ा सरमाया थे। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन द टाइम टू कम, हम आपको आने वाले वक्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी विश करते हैं। वी होप यू शैल विन लॉरल्स, अब ये जो लफ्ज है ना, ये कुछ थोड़ा ज्यादा है, मैं आपको समझा देती हूँ। विन लॉरल्स का मतलब होता है कामयाबियां जीतना। लॉरल्स क्या होता था, ये मुहावरा है, विन लॉरल्स, बहुत ज्यादा, जैसे कामयाबियां जीतने से मुराद ये है कि जैसे कोई आपको मिलता है ना, कप मिल गया, कंपटीशन में आपको कप मिला, उसे कहते हैं विनिंग लॉरल्स। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे ओलंपिक्स पुराने जमाने के आप देखिए जब शुरू हुए थे, उस वक्त ना सर पर ताज पहनाया जाता था, किसका, परों का। पर जो थे ना, उनको बड़े अच्छे बर्ड्स के पर जो हैं वो इकट्ठे करके उसे एक ताज बनाते थे। ये वो वाला ताज नहीं है जो हुलाला वाला जो अफ्रीकन पहनते हैं, ये एक बड़ा होता था, एक ऑनर होता था। तो लोग कहते थे कि फलां टीम ने लॉरल विन किया, ठीक है, वो परों का ताज विन किया है, तो इसलिए विन लॉरल्स मीन विक्ट्री लेना। वी होप यू शैल विन लॉरल्स, आप शैल की जगह विल भी लिख सकते हो, आप बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे इन योर एवोकेशन फोटोग्राफी। एवोकेशन पता क्या चीज होती है, या वो उसको वोकेशन भी लोग कहते हैं। एवोकेशन होता है जिस जिस चीज में आपको शौक हो, वही आप एज अ प्रोफेशन रख लेते हैं, ऑक्यूपेशन रख लेते हैं, ठीक है, उसे फोटोग्राफी। अगर आपको ये नहीं लफ्ज आते तो आप विश यू ऑल द बेस्ट इन योर नेक्स्ट करियर, फोटोग्राफी करियर, कुछ ऐसे लिख दो, ठीक है। और आगे यहाँ पर
मैंने अगली लाइन बेशक ना डालिए, बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग सच अ रोल मॉडल, कि आप बेहतरीन इंसान रही हैं, एक बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं। इसके बाद फिर हमने लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखा काइंड रिगार्ड्स, कॉमा, सिग्नेचर आप करेंगे एबीसी नेम, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी मालिक हैं कंपनी के, जिन्होंने अपने एक जाने वाले कॉलीग को, जूनियर को, उनके जूनियर कह लें या उनसे सबऑर्डिनेट कह लें चले, उनको उन्होंने एप्रिसिएशन का लेटर लिखा। समझ आ रही बात की? अब आपने किसी भी तरह से इसको सादा कर ले, इससे आपकी थोड़ी सी कह लें इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। आप इसको जब करते हैं, मैं अभी क्लास के बाद आपको ये भिजवा देती हूँ, तो आप इसको अपने पास देखिए, पढ़िए और पहले वाला भी आपके पास मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप कल की क्लास में मुझे अगर कोई खास एक दफा गो थ्रू करें आपके पास क्या क्या लेटर्स हैं, आप अगर चाहेंगे ना कि या कोई आपको मैंने भेजी है उसमें कोई सिचुएशन पढ़ते हो, तो मुझे क्वेश्चन पूछा करो कि ये मिस ये वाला आप हमें बता दें, इस तरह वाला करवा दें, तो मैं आपको वो करवा दूँ, ठीक है? और अगर आपको कोई और भी आपकी कोई कंसर्न्स है अबाउट सिलेबस या कुछ और मसला, तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पर क्लास में, आप तो लाइव सुन रहे होते हो मुझे, तो आप मुझे पूछ लिया करें। और जो लोग नहीं सुनते और बाद में देखते हैं, तो यानी सुनते हैं सारा लेक्चर, तो वो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? या अपने फिर वही बार-बार कहती हूँ अपने सीआरजीआर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो खत्म हो गया हमारा जो है टाइम भी क्लास का, मेरा ख्याल तो ऐसे ही होगा, लेकिन कल हमने एमसीक्यूज करने हैं। आपने चैप्टर्स जो हैं आगे वाले सेट 3 एंड 4 पढ़ने। अच्छा, आपने लिखा है, मैंने लोगो में लिखा है, लोगो के बाद सलीम्स एंड ब्रदर्स लिखा है। मरियम अख्तर पूछ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। आपके इतना मसला नहीं है। कुछ बोर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नाम ना लिखिए। और वैसे जब आप एंड लिखते हो ना, ये देखो आपने, मैं आपके क्वेश्चन में पढ़ी हूँ, आप लिखा है एंड में ए कैपिटल नहीं कर सकते हो, आप ए स्मॉल रखोगे, ठीक है? और सलीम एंड ब्रदर्स लिख सकते हो, लेकिन बेहतर यही है एबीसी कंपनी, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है। और एक और मैं आपकी ग्रामर ठीक कर दूँ, आपने लिखा है आई हैव रोट, ये ग्रामर गलत है। आप कहोगे आई हैव रिटन, ठीक है? आई हैव रिटन, आपका जो आपके जो है ना, ये बहुत ध्यान करने वाली बात है। जो टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाली बात है। बल्कि मुझे याद आ रहा था, मैं एक दिन ये सोच रही थी, 1-2 लोगों ने मुझे जो लिख कर भेजा, मैं देख रही थी। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं नोट कर लेती हूँ अपनी डायरी में कि मैं जिस दिन थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो मैं आपको एक सिर्फ़ टेंसेस की एक टेबल मैं थोड़ी-सी आपको रिवाइज़ करा दूँगी, जिससे आपको पता चले कि हम टेंस ठीक लिखें, ठीक है? तो मैं आपको टेंसेस की एक टेबल थोड़ी-सी रिवाइज़ करा दूँगी, इससे आप अपने खतों में अंग्रेज़ी ठीक लिख सकोगे, और फिर जाकर आपके अगले लेवल के जो आपके पेपर हैं, उसमें तो आपने रिटन सारा करना है, तो उसमें तो आपकी अंग्रेज़ी ठीक होनी चाहिए। वैसे भी ज़िंदगी में चलने के लिए तो आपको चाहिए ना अंग्रेज़ी, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, आपका सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ कभी लोगों से फ़ाइल नहीं खुलती, जिनसे फ़ाइल नहीं खुलती ना, वो प्लीज़ अपनी कोई ना कोई जो कंप्यूटर्स का नॉलेज रखते हैं ना, या अपने जो सीआरजीआर हैं, उनको राब्ता करें, वो आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है? तो आपकी कोई फ़ाइल, मेरा नहीं ख़्याल कि जितनी मैंने चीज़ें आपसे शेयर की, वो नहीं खुलती, सब ओपन हो जाते हैं, और आप वहाँ से, कल आपका टेस्ट है 3 एंड 4 सेट में से, उसमें से एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है जी? अब टाइम खत्म हो गया है, अपना बहुत ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छी तैयारी कीजिए। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है, गर्मी वगैरह निकल गई है, और अब वैसे ये बस हो गया है कि शोर की आवाज़ें लोगों की इर्द-गिर्द से, ज़रा-सी कोई आवाज़ हो तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, और जो है ना, इसका आप ज़रा मतलब दैट्स गोइंग टू बी द नेगेटिव थिंग, अदरवाइज़ वेदर इज़ टू गुड, है ना? और जो लोग ज़्यादा ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, तो उनको बहुत ही ठंड लग रही होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, साथ हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कल के तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।